नमस्कार, मैं जसवंत वर्मा स्वराज्य आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पहले के लेक्चर में मैंने भारत के संविधान और राजव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसी सीरीज में आज का जो हमारा लेक्चर है वो मूलतः चार्टर एक्ट 1833 से संबंधित है। ये चार्टर एक्ट 1833 जो है ये हमारे लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए भी, साथ में ऐसे ही यूपीएससी के द्वारा भी परीक्षा आयोजित किए जाते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। प्रारंभिक परीक्षा में भी इसके तथ्यों को लेकर के, इनकी परिस्थितियों को लेकर के, या फिर जो है इसने इस चार्टर ने भारत के संविधान को किस प्रकार से प्रभावित किया या इसकी क्या महत्व है इस चार्टर का, इस संदर्भ में जो है कई अलग अलग प्रश्न पूछे हुए हैं। उन्हीं सब प्रश्नों का जो है अध्ययन करने के बाद जो बहुत बहुत मौलिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ इस अधिनियम को लेकर के वहाँ यहाँ होता है कि इसमें तथ्यों की जो है भरमारता है, बहुत बड़ी मात्रा में इसमें तथ्य है और तथ्यों की बहुत अधिक इंपॉर्टेंस भी है। और इसी वजह से छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा भी कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रश्न या तो तथ्य हमारी जानकारी में नहीं है या फिर तथ्य को हम सही प्रकार से मूल्यांकन नहीं कर पाए, उनका सही प्रकार से विश्लेषण नहीं कर पाए, तो हमारे उत्तर समाधान गलत हो जाते हैं। ये तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस चार्टर अधिनियम को, जिसने भारत के संविधान के विकास को बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, इसको बहुत गंभीरता से, इनकी जो इंपॉर्टेंस है उनको बहुत गंभीरता से समझते हुए जो है इस लेक्चर पर बहुत विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। और स्वाभाविक है, जब विस्तार से डिस्कस करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तो यहाँ आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा के लिए हो चाहे वहाँ मुख्य परीक्षा के लिए हो। तो अब उसमें से जो है इनकी इस अधिनियम पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें हम ये देख रहे हैं एक्चुअल में चार्टर अधिनियम की 1833 की है। तो जिस समय ये चार्टर को बनाया जा रहा था या फिर पुराने चार्टर हमारे पास में जिसके माध्यम से जो है अभी तक शासन चलाया जा रहा था, वहां था लास्ट 1813 का चार्टर। उस 1813 के चार्टर में जो है हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि उस समय जो है कंपनी की जो है व्यापारिक जो एक अधिकार है उनको समाप्त कर दिया गया है। हालांकि भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है, मगर साथ में यहाँ भी परिस्थितियां बन रही थी कि ब्रिटेन की जो अन्य जो कंपनियां हैं वो और भी यहाँ स्वतंत्रता और भी यहाँ पर जो है मांग कर रहे थे कि जो एक अधिकार प्राप्त हुआ, एक अधिकार जो मिला हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको और समाप्त कर दिया जाए। इनके साथ साथ हम यहाँ भी देख रहे थे कि कंपनी के जो प्रशासनिक और जो नैतिक कार्य है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां, ऐसी कुछ परिस्थितियां जो है इस चार्टर एक्ट 1833 के समय बना हुआ था। ठीक, उन परिस्थितियों को पहले हम देख लेते हैं, वो परिस्थितियां क्या थी। ठीक है, जैसे 1833 में जो पुराना जो चार्टर था हमारा 1813 का, उनकी अवधि जो है समाप्त हो रहा था। तो स्वाभाविक है इसके लिए हमें एक नए चार्टर की आवश्यकता है, ये तो बिल्कुल निश्चित बातें हो गई। तो एक नया चार्टर बनाया गया जिसको हम चार्टर एक्ट 1833 कहते हैं। मगर इनके साथ साथ जैसे बताया मैंने 1833 तक की परिस्थितियों में ब्रिटिश कंपनी की जो रणनीतिक और जो है प्रशासनिक और व्यापारिक जो कार्य है ये लगभग तीनों बढ़ रहे थे। ठीक है, और विशेष रूप से जो है राजनीतिक और जो प्रशासनिक जो कार्य है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये कार्य बहुत बड़ी मात्रा में इनकी विस्तार हो चुका है। और इनके साथ साथ जो ये कंपनी जो है रियासतों के जो है नवाबों के साथ में या फिर वहाँ जो जमींदारों के साथ में और कुछ छोटे कुछ बड़े और कई लोगों के साथ वहाँ जो है कई प्रकार से जो है युद्ध में, किसी के और कूटनीति में कई बड़ी मात्रा में इनके विस्तार होता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थितियां उस समय व्याप्त था। इनके साथ साथ जो है दूसरी और बातें इनमें से हैं। दूसरा और परिस्थिति ये था, जैसे बताया मैंने कि 1813 से ही जो है 1380 जो है ब्रिटिश कंपनियों का जो है यहाँ पर बार बार मांग किया जा रहा था कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त करने की। अब वो मांग बहुत तेजी से जो है इतना अधिक प्रभावशाली है कि वो ब्रिटेन की सरकार पर भी जो है दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ भी एक परिस्थितियां था। वैसे ही साथ में जो है दूसरी और, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जो भारत में जो कंपनी जिस क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं, ठीक है, जिस क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं मींस जो ब्रिटिश आधिपत्य का जो क्षेत्र है
वो जो क्षेत्र है जिस पर अभी कंपनी शासन कर रहा है, हालांकि उस कंपनी पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण जो है उस तरफ से ब्रिटिश की सरकार का, और ब्रिटिश सरकार का मतलब ब्रिटिश क्राउन का, वो धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। और साथ में जो है हम यहां भी समझ चुके हैं कि इस समय जो है ब्रिटेन की भी राजनीतिक और जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। तो इसी परिस्थितियों में जो है ब्रिटेन में जो है एक नई प्रकार की जो है विचार भी काम कर रहा है। विचार इस प्रकार का है कि कैसे जो है भारत में जो शासन व्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार से किया जाए, कैसे भारत में शासन व्यवस्था का प्रबंधन, उनका संचालन इस प्रकार से किया जाए जिससे ब्रिटिश कंपनी और विशेष रूप से जो है ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश क्राउन को, उनको लाभ मिले, उनके हित में हो। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि भारत में जो है शासन व्यवस्था का संचालन कैसे बेहतर प्रकार से करे, उनके लिए क्या नियम, क्या कानून, क्या तरीके हो सकते हैं, इन्हीं सब बातों को जो है ध्यान में रखते हुए एक जो दो विधि विशेषज्ञ हुआ करते थे, एक नाम जो है जिसे पूर्व जानते हैं लॉर्ड मैकाले, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनको पहले 1835 के समय बड़ा विधि विशेषज्ञ के रूप में ज्ञाता व्यक्ति हुआ करता था। और वैसे जो है दूसरा और व्यक्ति हुआ करता था, वहां था जेम्स मिल। जेम्स मिल, ऐसा माना जाता है कि इस चार्टर के निर्माण में जो है इस लॉर्ड मैकाले और जेम्स मिल के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव था। उन्होंने जो सुझाव दिए लगभग उसी सुझाव के अनुरूप जो है इस चार्टर एक्ट 1833 को पारित किया गया था। ये तो उस समय की परिस्थितियां हो गई 1833 के इस चार्टर के निर्माण की। अब इन्हीं परिस्थितियों में इस चार्टर को निर्माण कर दिया गया। चार्टर हमारे पास में आया, चार्टर जो है भारत में लागू भी हुआ। अब हम समझ लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से कि ये जो चार्टर है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही, प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही, में विशेष बातें क्या है। ये तो एक विशेष बात है, जिस दृष्टिकोण से देखना है हमें, वह दृष्टिकोण क्या है हमारा, भारत के संविधान के विकास का दृष्टिकोण। हमें जो है इस चार्टर के प्रावधानों में जो है उन बातों को ज्यादा महत्व देना है जिनका संबंध जो है हमारे संविधान के विकास से है। हालांकि जो है हमें कुछ तथ्य ऐसे भी है जिनको याद रखना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में ऐसे तथ्य पूछे जा सकते हैं। तो पहला तथ्य तो यही है इसमें, इनकी विशेषताओं में से जो है यह कह सकते हैं कि इसमें कंपनी को, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस कंपनी को अब आगामी जो है 20 वर्ष तक, मतलब 1833 से लेकर के 33 से लेकर के 1853 तक 20 वर्ष तक कंपनी को भारतीय प्रदेश, मतलब ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस पर नियंत्रण, इस पर शासन और राजस्व नियंत्रण के जो प्रधान था उनको आगामी 20 वर्ष के लिए जो है विस्तार कर दिया गया। मगर साथ में जो है एक शर्त जोड़ दिया गया। इसमें एक नई शर्त ये जोड़ा गया कि ये कंपनी, ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो है ये शासन कर रहा है इस ब्रिटिश अधिपत्य के उस भारत वाले क्षेत्र पर। तो अब पहले ये कंपनी जो है स्वयं के नाम से शासन चलता था, शासन जो ये स्वयं के नाम से कर रहे थे, मगर अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये स्वयं के नाम पर शासन नहीं करेंगे, बल्कि अब यहां जो है ब्रिटिश ताज के नाम पर शासन करेंगे, ब्रिटिश ताज के नाम पर शासन करेंगे। मतलब ये है कि इस तरफ, इस पर ऊपर में कौन हो गया, इसमें एक तो जो है ब्रिटेन की सरकार है, ब्रिटिश सरकार है यहां पर, और ब्रिटिश सरकार पर नियंत्रण किसका होता है, ताज का। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ताज, फिर ब्रिटिश सरकार, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी यहां पर शासन नहीं किया जाएगा, बल्कि अब भारत के उस ब्रिटिश अधिपत्य वाले क्षेत्र में शासन का जो संचालन है वहां ब्रिटिश ताज के नाम से किया जाएगा। ये बहुत फंडामेंटल चेंजेस है, क्योंकि इसके पहले जो है शासन जो है ब्रिटिश कंपनी के नाम पर किया जा रहा था। तो ये पहली बात यही हुआ यहां से, यह तो ब्रिटिश सम्राट के नाम से अब संचालित करने शुरू हो गए। ये पहली विशेषताएं हो गई है। उसके बाद दूसरी विशेषता की तरफ चलते हैं आगे। अब इस अधिनियम में, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1813 के चार्टर में कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार था उनको समाप्त कर दिया था, और राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों का उनका विस्तार हो चुका था। साथ में हम यहां भी समझ चुके थे, यहां भी हम जान रहे थे उस समय कि अपवाद स्वरूप चाय का और चीन के साथ व्यापार का जो है जो अधिकार, एक अधिकार है, अभी भी जो है ब्रिटिश कंपनी के पास में था। इसको इस अधिनियम में
इस चार्टर एक्ट 1813 में इस कंपनी की व्यापारिक जो गतिविधियां जितनी भी थी, चाहे वहां चाय वाला हो, चाहे वहां चीन के संग व्यापार वाला हो, उस व्यापारिक गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त करने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अब ये कंपनी जो है भारत के अब उस क्षेत्र पर जिन पर उस पर आधिपत्य है वहां पर केवल शासन ही करेगा। अब ये कंपनी जो है कोई व्यापारिक गतिविधियां नहीं करेंगे, बल्कि अब सीधे तौर पर सिर्फ एक कैसी कंपनी, कैसे एक संस्था बन गया, सिर्फ एक प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को संचालित करने वाली संस्था बन गई है। हालांकि इसका नाम कहने को तो कंपनी है, मगर बेसिकली क्या कर रहा है, ये शासन कर रहा है। कहां पर शासन कर रहा है? भारत के उस जिस क्षेत्र पर उन्होंने आधिपत्य स्थापित कर रखा है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि अक्सर जो परीक्षा में पूछा जाता है, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया है और साथ में यूपीएससी में तो पूछा ही जाता है ये, कि कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों की जो है समाप्ति, या फिर पहली बात है ये कंपनी के व्यापारिक जो एक अधिकार बना हुआ था उनकी समाप्ति 1813 के चार्टर में, मगर पूर्णतः समाप्ति 1833 के चार्टर में। इस तरह से कह सकते हैं कि अब ये कंपनी जो है विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से जो है एक राजनीतिक और प्रशासनिक निकाय के रूप में स्थापित हो गया। मतलब अब ये सीधे तौर पे जो है सिर्फ ये शासन ही कर रहा है। ये होगी इनकी दूसरी विशेषता। अब उसकी अगली और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता का चलते हैं, जिसने भारत के संविधान को प्रभावित किया, जिसने जो है भारत के संविधान को प्रभावित किया। भारत के संविधान में अगर उसको मौलिक रूप से अगर देखें आप, उसमें जो है शासन व्यवस्था में जो है संघ की शासन व्यवस्था है, एक राज्य की शासन की व्यवस्था है, और उसमें तीसरी स्तर की भी शासन की व्यवस्था है, जिनको हम स्थानीय शासन की व्यवस्था कहते हैं, ये है। मगर हमें इस विकास के क्रम में हमें ये समझ रहे हैं कि संघ की शासन व्यवस्था जो वर्तमान में जिस रूप में है, जिसमें एक विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तो विधायिका का विकास कैसे हुआ, ये कार्यपालिका का विकास कैसे हुआ? वर्तमान में जो है विधायिका में, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है, जिनमें जो है लोकसभा में 543 मेंबर, तो 543 सदस्य ये वर्तमान में है। ये एक्चुअली 543 एक्चुअली में इवॉल्व कैसे हुआ? क्योंकि यहां पर अगर देख रहे हैं तो इसमें जो विधायिका अगर देखा जाए, विधायिका के रूप में तो कोई संस्था बहुत स्पेसिफिक नहीं है हमारे पास में। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है ये जिनको तथाकथित बंगाल के हम गवर्नर जनरल कहते हैं, जिनको हम तथाकथित जो है बंगाल के जो गवर्नर कहते हैं, अब ये बंगाल के गवर्नर जो है इनके पास में एक परिषद है जिसका नाम यहाँ है कार्यकारी परिषद। इसका नाम क्या है? कार्यकारी परिषद। तो कार्यकारी परिषद हम ये भी जानते हैं कि इसमें भी जिनके सदस्य है उसमें वो केवल 3 ही सदस्य है, और एक कौन खुद हो गया? स्वयं ये बंगाल का गवर्नर जनरल। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत में जो आधिपत्य वाला क्षेत्र है उस पर शासन करने के लिए कोई कानून बनाना हो, कोई नियम बनाना हो, कोई आदेश जारी करना हो उससे संबंधित, तो कौन जारी करने वाला है? यहाँ पर परिषद, गवर्नर जनरल। जब उस पर उस आदेश को लागू भी करना है तो भी कौन करेंगे? परिषद, गवर्नर जनरल। मतलब ये हुआ कि विधायिका भी खुद है और कार्यपालिका भी खुद है। अब तक तो यही समझ में आ रहा है स्पष्ट रूप से हमें ये, मगर वर्तमान भारत के संविधान में तो ऐसा नहीं है ना। हमारे पास में तो कार्यपालिका बिल्कुल अलग है और इस तरफ विधायिका बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब हमारे वहां शक्ति का पृथक्करण है, मगर इस समय तक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। मगर यही एक चार्टर अधिनियम है जिसने इस तरह से कुछ प्रावधान किए, जिससे कुछ इस तरह से प्रावधान इसमें किए इस अधिनियम में, जिससे जो है भारत में किसी एक संस्था को, किसी एक प्राधिकारी को, किसी एक अथॉरिटी को एक वैधानिक शक्ति प्राप्त हुआ, कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त हुआ। या फिर यहां कहा जाए कि इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, जिनको अभी बंगाल के गवर्नर जनरल कह रहे हैं, हम कब की बात कर रहे हैं? 1833 के चार्टर की बात कर रहे हैं। इससे पहले ये को बंगाल के गवर्नर जनरल कहते हैं ये, ठीक है, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हुआ था, अभी तक उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, मगर अब इनको कहा गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल स्पष्ट रूप से जो है अब बातें कहां से हो रही है? अब बंगाल नहीं, अब ये
भारत की बातें हो रही है। बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए आप कि जैसे भारत के पूरे अगर राज्य क्षेत्र की बात करेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र, साथ में उस भारत के राष्ट्रपति, ये उल्लेख मिलता है हमें। तो सेम बातें जो है इस चार्टर में क्या कहा गया, भारत का गवर्नर जनरल। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में भारत में सर्वोच्च सत्ता के रूप में जो है गवर्नर जनरल को एस्टेब्लिश कर रहा है, इनको मान्यता दे दिया गया। अब इसमें इंटरेस्टिंगली जो है यहां भी है इसमें कि इसमें वैसे ही प्रावधान है, लगभग उसी तरह का प्रावधान है कि जैसे वर्तमान में भारत के संविधान में है। पहले हम इनकी बातें समझ लेते हैं, फिर संविधान से इनको लिंक कर लेंगे। जैसे इसमें प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल, जिनको हम भारत का गवर्नर जनरल कह रहे हैं, इस गवर्नर जनरल में उस ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र में शासन करने की जितनी भी नागरिक शक्ति है, जो नागरिक और जो सैन्य शक्ति है, ये दोनों शक्ति, नागरिक और जो सैन्य शक्ति है, ये दोनों शक्ति जो है ये पूरी तरह से किस में नीत होंगे, गवर्नर जनरल में ही नीत होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जैसे वर्तमान में भारत के संविधान में, ये संघीय शासन की बात कर रहे हैं, हम केंद्रीय प्रशासन की बात कर रहे हैं। और वैसे ही जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में 53 में स्पष्ट रूप से जो है लिखा गया है अनुच्छेद 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति वहां राष्ट्रपति में निहित होगा। ये बातें तो संविधान के अनुच्छेद 53 में जो प्रावधान है, उस प्रावधान का जो आधार या फिर मार्गदर्शक अगर देखा जाए तो हमें इस चार्टर में हमें मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है भारत के गवर्नर जनरल में ही जो है जो प्रशासन है पूरी उस समय, ठीक है, उस ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र की, उसमें जो नागरिक और जो सैन्य शक्ति है, वो शक्ति को जो है उस भारत के गवर्नर जनरल में निहित कर दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो पूरी ब्रिटिश जो अधिपत्य वाला क्षेत्र है, ये पूरा इस ब्रिटिश अधिपत्य वाला क्षेत्र है, उस पूरे ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र जिनको अब भारत के राज्य क्षेत्र के जानते हैं, अब उस भारत के राज्य ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र, भारत के जो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र है, उस पर शासन करने वाले जो अधिकारी है, जो सर्वोच्च अधिकारी है, उनको अब भारत का गवर्नर जनरल भी कह रहे हैं। अब वो भारत का गवर्नर जनरल उस पूरे ब्रिटिश अधिपत्य वाले क्षेत्र के लिए एक सरकार का गठन करेगा। ये प्रावधान कर दिया गया, उस पूरे भारत के क्षेत्र के लिए एकल सरकार का निर्माण करेगा। मतलब इस तरह का अर्थ है केंद्रीय सरकार का निर्माण करेगा वहां। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि वर्तमान में पूरे भारत के जो क्षेत्र है, इन सेंस भारत के जो राज्य क्षेत्र है, उस भारत के राज्य क्षेत्र के लिए एक सरकार का गठन, केंद्रीय सरकार का गठन जिस प्रकार से वर्तमान में होता है। तो बेसिकली क्या हो गया कि ये सीधे तौर पर किसकी बात कर रहे हैं हम इसमें, कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। और कार्यपालिका में केंद्रीय स्तर पर जो है, केंद्रीय स्तर पर जो प्रशासन के जो प्रमुख है वो कौन है, गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल जो है उस पूरे ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र के अधिपत्य क्षेत्र पर शासन के लिए वहां एक सरकार का गठन कर रहे हैं। तत्कालीन समय में 1835 की जब बात कर रहे हैं, उस समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे और साथ में यही जो है पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। इनके नेतृत्व में एक सरकार बना पूरे ब्रिटिश अधिपत्य वाले क्षेत्र के लिए शासन करने के लिए। ये तो होगी समझ लो कि प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में, या फिर कह सकते हैं कि कार्य परिप्रेक्ष्य में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बातें इनमें से ये, अब पहले तो बता चुका हूं सरकार के गठन के बारे में, एकल सरकार बन रही वहां पर। ये दूसरी बात ये, अब इसमें एक प्रावधान यहां भी किया गया। ये तो पहले हम कार्यपालिका की बात कर दिए, अब दूसरी बात हम चलते हैं विधायिका की तरफ में, कैसा काम होता था ये। ठीक, तो भारत में जो ब्रिटिश अधिपत्य वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए अब हमें जो है विधि कानून बनाया जाना है। ये पूरे क्षेत्र मान लीजिए, ऐसा एक क्षेत्र मान लीजिए, इस पर अब कानून बनाया जाना है। तो कानून बनाने मतलब विधि निर्माण की बातें कर रहे हैं। तो अब इस पूरे ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र के लिए जो है जो कानून बनाने का जो अधिकार है, और अब एक अधिकार, अब कानून बनाने का अधिकार ही नहीं बल्कि अब इस पूरे ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र के लिए कानून बनाने का, विधि बनाने का जो अधिकार और एकाधिकार का मतलब क्या हुआ कि अब
जो क्षेत्रीय स्तर पर या फिर जो है जो प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये जो बंगाल इस तरफ बॉम्बे और इस तरफ जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, इस प्रेसिडेंसी के पास भी पहले विधायी शक्ति हुआ करता था, वित्तीय शक्ति और प्रशासनिक शक्ति इनके पास भी हुआ करता था और बिल्कुल ये स्वतंत्र तरीके से काम करते थे। मगर अब इस चार्टर ने जो है इस प्रावधान में यहां प्रावधान किया कि अब उस पूरे ब्रिटिश आधिपत्य वाला जो क्षेत्र है उस पर उसके लिए उस पर शासन करने के लिए कानून बनाने का जो कार्य है, जो अधिकार है, वो पूरी तरह से किसमें निहित हो जाएंगी? परिषद, जो परिषद है। और परिषद में कौन है साथ में उनका नेतृत्व करने वाला? गवर्नर जनरल। इसका मतलब ये हुआ कि अब गवर्नर जनरल जो है वो सरकार का भी गठन कर रहा है, गवर्नर जनरल ही जो है वहां विधि निर्माण भी कर रहा है। किसके लिए? उस पूरे ब्रिटिश आधिपत्य वाले भारत के क्षेत्र के लिए। यहां तक समझ लिए हमने। अब इसमें जो एक और इंटरेस्टिंग बातें हैं क्या, जो भारत के संविधान के दृष्टिकोण, विकास के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम इसमें समझ रहे हैं कि जो गवर्नर जनरल, जिनको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जा रहा है, भारत का जो गवर्नर जनरल है, इनकी सहायता के लिए पहले जो एक हम नाम समझ रखे हैं, जिनको हम कहते हैं एक परिषद है, जिनको हम कहते हैं कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिनको हम कहते हैं कार्यकारी परिषद। तो ये कार्यकारी परिषद है। कार्यकारी परिषद में जो है हम यहां भी जानते हैं कि इसमें 3 मेंबर है, यहां भी जानते हैं इसमें 3 सदस्य है, ये 3 सदस्य है। मगर अब इस अधिनियम में एक थोड़ा सा मौलिक बदलाव आया। बदलाव ये था कि तब जब इस गवर्नर जनरल और उनके जो परिषद है, उस परिषद को तब जब कोई कानून बनाना है, उस परिषद को तब जब कोई कानून बनाना है तो उसमें एक नया व्यक्ति जो विधि विशेषज्ञ हो, एक नए व्यक्ति मतलब जो है इस परिषद में जो है एक और दूसरी परिषद की बात कर रहा हूं, या इसी परिषद में जो है एक और व्यक्ति मतलब संख्या कुल कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर के ये 4 संख्या हो गया। कुल मिलाकर संख्या कितना हो गया? ये 4 संख्या हो गया। तो 4 संख्या वाला परिषद वो एक अलग परिषद हो गया, और 3 सदस्यों वाला परिषद वो एक अलग परिषद हो गया। हालांकि दोनों में अगर देखें 3 लोग जो है वही व्यक्ति है, 3 तो एक ही व्यक्ति है, मगर चौथे व्यक्ति जो है, जो अस्थायी रूप से ये उसी समय उस बैठक में भाग लेंगे, वो व्यक्ति जो विधि विशेषज्ञ है वो उसी समय बैठक में, आधिकारिक रूप में बैठक में उसी समय उपस्थित होंगे, उसी समय भाग लेंगे, तब जब वो परिषद विधायी कार्य कर रहा हो, उसी को जो है संक्षिप्त रूप में कहा गया विधान परिषद। चूंकि यहां केंद्र का है, इसीलिए इनको कहा गया केंद्रीय विधान परिषद। इसका मतलब यहां पर जो है अब गवर्नर जनरल की सहायता के लिए संगठनात्मक स्तर में, संस्थाबद्ध रूप से यहां पर देखें तो उनके पास 2 परिषद हो गया। हालांकि उसमें 3 सदस्य का जो है उसमें दोहराव है। एक हो गया इसमें कार्यकारी परिषद, जो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो सीधे तौर पे वही कानून को लागू करने वाले हैं। या फिर कह सकते हैं गवर्नर जनरल, अगर मान लो एग्जांपल समझने के लिए राष्ट्रपति है, तो उनकी सहायता और सलाह के लिए क्या है वो कार्यकारी परिषद, ये मान लीजिए मंत्री परिषद के जैसा ही, जिनमें कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 3 व्यक्ति हैं, 3 सदस्य हैं। जबकि जब इसी गवर्नर जनरल को कानून बनाना है, तब उस समय संस्था तो 2 नहीं है, संस्था में क्या है? एक विधान परिषद है। मगर विधान परिषद का मतलब क्या हुआ? 3+1। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां से जो है कार्यकारी परिषद कानून को लागू करने के लिए, दूसरा जो है कानून को बनाने के लिए क्या है? एक विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। तो इस प्रकार से 2 संस्था। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि चार्टर में ये स्थापित किया गया कोई एक अथॉरिटी जिसको हम कह रहे हैं परिषद, गवर्नर जनरल परिषद और उनका गवर्नर जनरल, और साथ में उनका जो परिषद, ये जो परिषद है ये उस पूरे ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र के लिए वहां कानून बना सकता है। इनके पास विधायी शक्ति प्राप्त है।
विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है और साथ में प्रशासनिक शक्ति तो है ही। तो ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है एक संस्थागत रूप में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए संस्थागत रूप में एक संस्था का विकास हुआ, जिनको हम जो है विधान परिषद, जिसमें कुल मिलाकर 4 व्यक्ति, 4 मतलब एक तो 3 तो कार्यकारी परिषद के ही मेंबर हैं और एक और व्यक्ति है जो अस्थायी रूप से है, उसी समय बैठक में उपस्थित होंगे तब जब उनको कानून बनाना है, बाकी वह स्थायी रूप से भी नहीं है। तत्कालीन जो है लॉर्ड मैकॉले को जो है इस समय इसमें विधि विशेषज्ञ रूप में सम्मिलित किया गया था इस चार्टर के अंतर्गत। ये जो प्रावधान है इसने भारत में जो भविष्य में, जैसे हम 1833 की बात कर रहे हैं, मगर आगे धीरे धीरे जो है यही जो संख्या है विधान परिषद का, इस तरफ विधान परिषद की भी संख्या बढ़ता चला गया। जो 4 और अभी तक 4 हो चुके हैं, उनमें 2 और सदस्य जो है उस समय गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। मतलब कमोबेश देखा जाए तो कुल मिलाकर इस समय तक 6 सदस्य हो गए, क्योंकि 2 सदस्य जो है मनोनीत और भी किए जाते थे गवर्नर जनरल के द्वारा। कुल मिलाकर के 4 प्लस 3 प्लस 2 6 हो गया ये। इनके साथ साथ इनकी जो कार्यकारी परिषद है उसमें अभी तक मेंबर कितने हैं? 3। मतलब एक तरह से सरकार में चलाने के लिए जो है मंत्री जैसे कितने हो गए हमारे पास में? 3 हैं। तो इस तरह से क्या हो गया कि अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में शासन करने के लिए एक सरकार हो गया और दूसरा साथ में क्या हो गया? उनकी विधायिका। मगर जैसे बताया मैंने जो है इस चार्टर ने जो है पूरे केंद्रीय स्तर तक सरकार, उस केंद्रीय प्रशासन के पास में ही पूरी शक्ति है, साथ में अब इनको विधायी शक्ति दे दिया कि तो स्वाभाविक है तो क्षेत्रीय स्तर पर जो क्षेत्रीय प्रेसिडेंसी मतलब उस समय तत्कालीन समय में जो है इस तरफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी और इस तरफ जो है मद्रास प्रेसिडेंसी, 2 प्रेसिडेंसी तो ऑलरेडी है, इस तरफ बंगाल प्रेसिडेंसी भी है। मगर इन प्रेसिडेंसियों के पास में, दोनों प्रेसिडेंसी के पास में जो है विधायी शक्ति हुआ करता था, मगर इस अधिनियम ने जो विधायी शक्ति थे उस विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि भारत में अब शासन जो है पूरी तरह से केंद्रीकृत है। इससे यहां भी स्पष्ट हो गया कि जो क्षेत्रीय जो परिषद थी, जो प्रेसिडेंसी थी हमारे पास में मद्रास का और बॉम्बे का और साथ में बंगाल, उनके पास जो पूर्व में उनको जो विधायी, वित्तीय और जो प्रशासनिक शक्ति मिला हुआ था, अब उनको समाप्त कर दिया गया। इस तरह से भारत की जो है पूरी शासन व्यवस्था का, पूरी जो है विधायी प्रक्रिया का केंद्रीकरण हो गया। इस तरह से कह सकते हैं इस चार्टर ने, इस 1833 के चार्टर ने भारत में शासन की व्यवस्था को पूरी तरह से एकीकृत बना दिया, एकात्मक बना दिया, साथ में कठोरता से केंद्रीकृत भी कर दिया। यहां तो होगी इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता। अब उसके बाद इसमें एक और आगे की जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है उस पर चलते हैं। ये तो अब देख चुके हैं इनमें कि यहाँ जो एक सशक्त केंद्र की स्थापना हो चुकी है और स्वाभाविक की इसमें मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जो उस समय जो शक्तियां हुआ करती थी, गवर्नर के पास में जो गवर्नर के पास में विधायी शक्ति, अब उनको समाप्त कर दिया गया। क्षेत्रीय स्वायत्तता जो है समाप्त हो गया। इसमें एक छोटा सा और प्रावधान किया गया जो हो सकता है बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं हो, बस उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कभी तथ्य में अगर पूछ दिया एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसीलिए तो इसमें एक प्रावधान किया गया कि अभी तक जो है इसमें जो अधिकारी कर्मचारी जो नियुक्त होते थे वो पूरे के पूरे समानता जो है सभी अधिकारी कर्मचारी जो है ब्रिटेन की होते थे। ये जो उच्च ऑफिसर जो बनते हैं, उच्च स्तर के जो अधिकारी है वो सब के सब कौन है? ब्रिटिश है। ये ICS बनते हैं उस समय, डिप्टी कमिश्नर बनते, सब लोग कौन है? ब्रिटिश से सही है, ठीक है। मगर भारत में धीरे धीरे ये परिस्थितियां बन रही थी, भारतीयों का मांग हो रहा था कि ऐसे जो सिविल सर्विसेज के जो सिविल सर्विसेज में जितने भी ऑफिसर्स हैं या जो सिविल सेवक है, उनके चयन के लिए एक तो जो है खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए, ऐसी पहले से मांग लगातार किया जा रहा था। साथ में उस परीक्षा का आयोजन जो है भारत में भी किया जाना चाहिए, ऐसा उनके मांग हुआ करता था। भारतीय भाषाओं में भी किया जाना चाहिए, ऐसा भी मांग हुआ करता था। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए
इसीलिए जो है, और साथ में ऐसी परिस्थितियां थी इस समय कि कोई कि जो है ब्रिटिश प्रशासन को यहाँ पर संचालित करने के लिए जो है यहाँ पर अधिक मात्रा में ब्रिटिशर्स को ला मिल सकते हैं हम इसमें, तो यहाँ पर कुछ भारतीयों को भी हमें सहयोग की आवश्यकता थी। इसीलिए इसे प्रावधान किया गया कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा, ये बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए जैसे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है राज्य सेवा परीक्षा का आयोजन करते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, ये उसी तरह का ये प्रावधान किया गया कि ऐसा किया जाएगा। मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही उस समय कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इनका विरोध किया और जिसकी वजह से प्रावधान लागू भी नहीं हुआ। मगर हाँ, इसमें प्रावधान किया गया और साथ में यहां भी प्रावधान किया गया था कि कंपनी के द्वारा अब जो सरकारी जो नियुक्तियां होती है उन सरकारी नियुक्तियों में जो है कोई जाति, वंश या इस प्रकार से कोई जो भेदभाव करके जो नियुक्ति होती थी, अब इस प्रकार से ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब एक वैचारिक स्तर पर शासन व्यवस्था के द्वारा एक विभेदीकरण का निषेध करने संबंधी विचार है। ये इस अधिनियम का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही जो है हमने भारत के संविधान में भी अलग अलग आधारों पर, कोई धर्म, जाति, मूलवंश, ऐसे भी अलग अलग आधारों पर हमने विभेदीकरण का निषेध किया है। ये जो है एक्ट जो कौन सा हो गया, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। ऐसी जो है, अब इसमें जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ गए किसने हमारे संविधान को किस प्रकार से प्रभावित किया है, विधायी और साथ में कार्यपालिका, ऐसे कई और महत्वपूर्ण विषयों को वो। तो ऐसे ही जो है इस प्रकार से आप पूरे तथ्यों को और साथ में इनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बना करके जो है अपनी परीक्षा की जो तैयारी है उनको और मजबूत कर सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल श्योर हो सके कि आगामी जो परीक्षा है उसमें आप सफल होने वाले हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख के ही यहां सीरीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऐसी ही जो है और आगामी जो चार्टर है इसके, एक तो 53 का चार्टर है और उसके बाद की जो और जो अधिनियम है उस पर भी लगातार लेक्चर करता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।